बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुकाबिल। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज़ियाकार हारून रशीद साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा ये है कि पाकिस्तान में एक तरफ ये बातें की जा रही हैं कि इस वक्त सियासी मफादात को बालाए ताक रखते हुए मुल्की मफाद में फैसले किए जाने चाहिए और सैलाबज़दा इलाकों की बहाली के लिए काम किया जाना चाहिए, लेकिन इसी दौरान हर एक जानिब से बहुतान तराजी भी हो रही है, दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं और एक सियासी हथकंडे को भी आजमाया जा रहा है जिससे दूसरे की सियासत को सबूताज किसी हद तक किया जा सके। इसी बीच मुआशी हालात जो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के अंदर महंगाई की जो मजमूई तौर पर शरह है वो 45% तक पहुँच चुकी है, लेकिन इसमें एक हौसला अफजा खबर यह भी आई है। हमारे वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब की जानिब से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने ये बात की है कि IMF के साथ जो हमारी डील थी उसकी तौसीक हो चुकी है और फंड पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। लेकिन इसी बीच आज सारा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमतों के ऊपर भी इल्जामात लगाए जाते रहे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बात करेंगे, कुली तौर पर मुआशी मंजरनामे पर भी बात करेंगे। हारून साहब की तरफ बढ़ते हैं। हारून साहब, बात का आगाज करते हैं वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब की ट्वीट के हवाले से जो उन्होंने के साथ डील की तौसीक को बयान किया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की भी मदा सराई की है। इसके असरात क्या देख रहे हैं आप? मदसराई के या कर्जे मिलने के? भाई वो मदसराई तो वज़रा का काम है कि करें वज़ीर आज़म की। वो वक्ती असरात तो उसके अच्छे होंगे, ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। वो उसी से कुछ स्टेबल हुई अपने शेयर मार्केट भी और उसी से डॉलर की प्राइस भी गिरी। कुछ अरसे के लिए इसके असरात अच्छे होंगे, लेकिन एक तो ये है कि ये रुपए काफ़ी नहीं है, इससे ये सर्टिफिकेशन हो जाएगी, कहीं से और भी आपको पैसे मिल जाएंगे, एक रास्ता खुल जाएगा। लेकिन कोई मुल्क कर्ज पे नहीं चलता है। कोई भी मुल्क जो है वो अपनी सनती और ज़री पैदावार और अपनी सादा अल्फाज में अपनी बरामदात पे चलता है और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे चलता है। जितने आपके पास पैसे, जैसे घर का बजट होता है इसी तरह मुल्क का बजट होता है। जितने आपके पास पैसे हैं उतने खर्च करें, तो थोड़ा बहुत कर्ज लिया जा सकता है, तरक्याती मंसूबों के लिए लिया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इसमें ये चंद महीने, 6 महीने, 8 महीने सैलाब की वजह से सूरत हाल और भी ख़राब है, तो ये वक्ती असरात इसके अच्छे होंगे। सवाल ये है कि देर पर मनसूबाबंदी क्या कर रहे हैं। हारून साहब, जो खान साहब ने मशवरा दिया था अपने जलसे में कि इन्हें नए टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बातचीत करनी चाहिए क्योंकि हम सैलाबज़दा इस वक्त मुल्क बन चुके हैं, बहाली का काम भी करना है, उस पर भी फंड्स लगने हैं, तो आपके ख्याल के अंदर वफाकी हुकूमत ने इस पर कोई इकदाम उठाए होंगे? क्या खाक इकदाम उठाए जी? वो तो उल्टा उनसे नाराज हो गए। ये अमेरिका को हमारे खिलाफ करना चाहते, ये रीनिगोशिएट क्या करेंगे? हमने कोरोना पे रीनिगोशिएट किया था ना। सारी दुनिया में जब भी कहीं कोई कुदरती आफत आती है, कोई वबा फैल जाती है, सैलाब आ जाते हैं, ज़लज़ला आ जाता है, हमेशा रीनिगोशिएट किया जाता है। मगर ये तो देखिए, प्याज और टमाटर की किल्लत होगी, ईरान से नहीं मंगवा रहे। ईरान में ढेर पड़े हुए हैं प्याज और टमाटर के, ये मौसम है वहाँ के, वहाँ इन सब्जियों के पैदा होने का। ये कह रहे हैं इंडिया से मंगवाएं और बिजनेसमैन को मैसेजेस भेज रहे हैं कि इस रास्ते में जितनी रुकावटें आप काम शुरू कर दें हम दूर कर देंगे। ये अमेरिका से क्या मुज़ाकरात करेंगे? रूस से तेल नहीं खरीद सके, गैस नहीं खरीद सके, वो देने के लिए तैयार थे। खान साहब को के ज़माने में तो खैर ज़्यादा रियायत देने के लिए तैयार थे, फिर भी 25% रियायत तो मिनिमम मुमकिन थी। और ये कहते रहे कि जी कोई बात ही नहीं उस पर। फिर कहा कि ख़त लिखा हुआ जवाब नहीं आया। ये 1880 है, इसमें ख़त लिखे जाते हैं। इसमें तो फ़ौरन बात होती, यहाँ रूसी सफ़ीर मौजूद नहीं है, उससे बात नहीं कर सकते और फ़ौरन मैसेज पहुँचता है और फ़ौरन उसका जवाब आता है। रूसी तो बहुत इंटरेस्टेड हैं, उधर पाइपलाइन भी बिछाना चाहते हैं, स्टील मिल में भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। वहाँ से भी वो सेंट्रल एशिया से भी पाइपलाइन लाने के लिए तैयार हैं गैस की, इसलिए कि उन्हें तो गैस बेचनी है, उन्हें तो ज़रूरत है। उनके तो यूरोप के साथ कशीदगी, अमेरिका के साथ कशीदगी हो गई है, ये तो उसके लिए तैयार। रीनिगोशिएट उन्होंने क्या करना था? ये तो इतना डरे हुए थे, इस कदर खौफजदा थे कि ये बयानात दे रहे थे को नलकियाँ लगी हुई हैं, नलकियाँ हटा लेंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी, हम तो जिंदा ही नहीं रह सकते अमेरिका के बगैर। ये खान साहब ने ये जसारत कैसे की? और खान साहब की जसारत का ये नतीजा निकला कि अमेरिकी सफ़ीर वहाँ गया, गाड़ियाँ लेके गया, मदद ऑफर की, ये कहा मिल के काम करेंगे। अमेरिकी हुकूमत ने कहा कि जो भी हुकूमत आएगी उसके साथ मिल के काम करेंगे। उनके साथ उन्होंने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की इमरान खान के साथ।
ये कहाँ अपना रीनेगोशिएट कर सकते हैं? हरून साहब, आपको याद होगा जब अवामी दबाव बहुत ज्यादा बड़ा था तो वफाकी हुकूमत ने ऑयल रिफाइनरी कंपनीज जो थी पाकिस्तान में उनसे ये बाज़पुरस की थी कि हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम है, कौन सी मशीनरी है कि ये रशिया के तेल को रिफाइन कर सकती है या नहीं कर सकती। तो बहुत सी कंपनीज ने ये कहा था हमारे पास सिस्टम मौजूद है, उसके बाद फिर उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। नहीं होगी नहीं ना पेशरफ्त। मैं आपसे कह रहा ईरान से गैस नहीं ले सकते, वो नेक्स्ट डोर है। आपको पता कितनी किस कीमत में पड़ेगी? वो तो कोई 1/3 कीमत में पड़ेगी। और देखिए ना, गैस को पहले ठंडा किया जाता है 140 टेम्परेचर -140 पे, फिर उसको ठंडा करके फिर उसको बहरी जहाज़ों के जरिए लाया जाता है, फिर उसको दोबारा लिक्विड की शक्ल दी जाती है, फिर वो इस सारे प्रोसेस में चोरी भी होती है, ज़ाया भी होती है। पाइपलाइन में ये सारे नुकसानात बहुत कम हो जाते हैं। आप ईरान से आप उनसे कहीं जाएं भाई हम मर रहे हैं, सैलाब आ गए, वैसे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है बहुत ख़राब है, दरामदाद ज़्यादा है, बरामदाद कम है, आप हमारे कैसे खैर खाएं। वो कोशिश की जाती अगर, और चीन के साथ भी बाद मामलात बेहतर किए जा सकते थे, रूस के साथ भी बेहतर किए जा सकते थे, मगर इतने खौफ की हालत में कोई, न खौफ की हालत में, न नफरत की हालत में, न मोहब्बत के हालत में कोई आदमी इंसानी ज़हन ठीक तरह से काम नहीं कर सकता। तो ये रिफाइनरियों से क्या पूछते रहे जी? ये तेल रिफाइन करने के सिर्फ पाकिस्तान में ही तो कारखाने नहीं हैं, रास्ते में कितने मुल्क हैं, उनसे हो सकता है चीनी आपको रिफाइन कर दे। ये ठीक है कि उसमें फिर आपका कीमत जो है वो कुछ बढ़ जाएगी, लेकिन अगर 20% बचती है तो कितनी बचती है? 24 बिलियन डॉलर का अंदाजा है। 22 से 24 बिलियन, 20 से 24 बिलियन डॉलर कह लें, तो 20% अगर बचत हो जाए तो 5 बिलियन डॉलर, 1000 अरब रुपए, और उसके साथ प्राइवेटाइजेशन की तरह तेजी से कर लें, सलीका मंदी से कर लें, गड़बड़ उसमें न करें, तो आपका मसला हल हो जाए बड़ी हद तक। हरून साहब, जिस तरह ये बात हमारे यहाँ पिछले 2-4 दिनों में की जा रही है और बिलखुसूस वफाकी हुकूमत के वज़रा ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी मफादात को बालाए ताक रखते हुए हमें सैलाब ज़दगान की हिमायत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, यही पैगाम आज मरियम नवाज साहिबा भी लेकर सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे पर निकली हुई थी। लेकिन आज ही के दिन फिर एक ऑडियो का लीक हो जाना, आज ही के दिन IMF की मंजूरी भी हो जाना, पूरे मंजरनामे को किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं, वो IMF का तो खैर अलग है, मैं नहीं समझता उसके इससे ताल्लुक होगा तो ये बड़ी दूरअज़कार बात है। लेकिन वो पहले उन्होंने ऑडियो लीक की, फिर कोई 63 गाड़ियों के साथ गालिबन वहाँ तशरीफ़ ले गई जिसमें एक में भी खुराक नहीं थी। अब फिर ये कहा सियासत में बात नहीं करनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब डट के इमरान खान की मजम्मत कर चुकते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ये सियासत का वक्त नहीं है। ओ भाई, सियासत का वक्त नहीं है तो आदमी की गवाही जो है वो अल्फाज से नहीं होती, अमल से होती है। लोग कोई अंधे हैं, बहरे हैं, लोगों को नजर नहीं आ रहा। आप कहते हैं जी साजिशें हो रही थी, ये हो रहा था, मुल्क को तबाह कर दिया, लेकिन सियासत नहीं करनी चाहिए। तो किसको कह रहे हैं कि कौन साजिशें कर रहा था और कौन जनाब मईशत को तबाह? मईशत तो नहीं तबाह कर रहे थे खान साहब ने तो कोरोना से फाइट किया। ये नहीं कोई एक्सीलेंट नहीं मईशत चलाई, पहले फैसले गलत थे। IMF के पास जाना था तो बर वक्त जाते, और जो वजारत ख़जाना को जो फैसले करने थे वो ठीक वक्त पे करते और सही खतूत पे करते। फिर ये वज़राए ख़जाना का बदलना इतनी तेज़ी से, लेकिन फाइनली तो कोरोना से फाइट भी कर लिया और 6% ग्रोथ रेट भी हासिल कर लिया। उसके बाद तो डॉलर इस बुरी तरह गिरा है, महंगाई जितनी उनकी 3.5 साल में, उनके 3.5-4 महीने में हुई है। तो सियासत अगर नहीं करनी है तो जो आदमी वाज कर रहा हो उसको पहले अमल करना चाहिए। वो गुड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मुफस्सिरीन और फ़क़हा। गुड़ तो नहीं होता था मदीना में, लेकिन ज़ाहिर है कोई मीठी चीज़ होती थी, खजूर से मेरे ख्याल में बनाया जाता था, और तो मीठी चीज़ उस इलाके में कोई पैदा होती नहीं है। तो वो एक खातून अपने बच्चे को ले गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मीठी चीज़ें बहुत खाता है। वैसे वो गुड़ कहते हैं, लेकिन मैं गुड़ नहीं था, मीठी चीज़ें बहुत खाता है। आपने फरमाया कल आना। अब वो कल आई, आपने उसको नसीहत की, जैसे मोहब्बत से, नरमी से, दलील से, शफकत से करते थे, और बड़ी जल्दी कम्युनिकेशन डेवलप कर ले। बच्चों के साथ तो ख़ास तौर पे बहुत ही उल्फत के साथ पेश आते थे। तो उसे मना किया। तो खातून ने पूछा आपने कल क्यों नहीं किया था? फरमाया कल मैंने खुद मीठा खाया था। ये नहीं परहेज़ किया, हालांकि आपको मीठा पसंद था, परहेज़ किया ये बताने के लिए।
जनाब उमर फारूक आजम ने अपने बच्चों का राशन आधा कर दिया था जब कैद पड़ा था, आधे से भी कम। ठीक है, एक दिन हलवा पक गया तो उन्होंने कहा हलवा कैसे पक गया, कोई आटा बचा बचा के रखा, ओलिव ऑयल तो होता ही था, इस्तेमाल होता था। तो वो क्या होता है, उसमें ओलिव ऑयल में आटा भुना जाता, वो इस तरह का हलवा नहीं होता था। तो उन्होंने कहा ये तो राशन ज़्यादा है। अब मुझे थोड़ा सा मुगालता हो रहा है ये जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज़ का वाक़या, ये जो उमर फारूक आज़म का। बहरहाल अपनी मिसाल से गाइड किया जाता है, अपनी एग्जाम्पल से, जैसे कायदे आज़म करते थे, जो वाहिद हमारे लीडर थे जिन पर सारी कौम का इत्तफाक था, यानी मैं बहुत अजीम अक्सरियत को इत्तफाक था, जिन्हें 76 सारिया 5% वोट मिले थे, और जिन पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई कि कायदे आज़म, कभी उन पे इल्ज़ाम नहीं लगा आपने एक दफ़ा भी झूठ बोला है, कभी उन पे एक पैसे का इल्ज़ाम नहीं लगा, कभी उन पे ये इल्ज़ाम भी नहीं लगा कि आपने वादा पूरा नहीं किया, आपने फ़लाँ जगह पहुंचना था या फ़लाँ बात की थी उसको पूरा नहीं किया। ये तो एक अदाकारी है, नौटंकी है बस, इससे ज़्यादा क्या करें, और 12 कह चुके हैं और क्या कहें। हारून साहब, एक मंतिक समझ नहीं आई, वही शौकत तरीन साहब हैं जिन्हें ये मौजूदा वफाकी हुकूमत जब अपोजिशन में होती थी तो ये IMF का एजेंट कहा करती थी, और आज के दिन इन्हें IMF की गद्दारी का मुर्तकिब करार दे दिया। नहीं, वो IMF का एजेंट क्या कहते थे, साथ ये भी कहते थे, बड़े संगीन इल्ज़ामात उन पर लगाते थे, रिडिकूल करने की कोशिश करते थे। ऑल्दो इज़ ए वेरी सीरियस पर्सन और दर्द दिल रखते हैं। उन्होंने बाद ऐसे मंसूबे बनाए उन्होंने, और हमारे वो मोहतरमा जो है एहसास प्रोग्राम वाले, क्या नाम है, सानिया निश्तर, कि काबिल रश्क मंसूबे बनाया, अखुवत से मिलके इन्होंने एक मंसूबा बनाया, 400 अरब रुपए उन्हें देंगे गालबन सालाना, मुझे ठीक रकम में गलती लग सकती है, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसमें अपना वापसी और कर्ज होगा। वो ये तो एहसास प्रोग्राम में, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो पैसा जाता है ये तो वापस नहीं आता, ज़ाहिर है। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तो 9 लाख जाली इंदराजात है, जाली गलत, यानी सरकारी मुलाजम या वडेरे या उनके मुलाजम या उनके घरों पे काम करने वाले लोग, वो सानिया निश्तर ने अलग किए, और ये सारे शौकत तरीन ये सब मिलकर कर रहे थे ना। और अखूबत को देने का मतलब ये था कि 100% वापस हो जाए, यानी सिर्फ जो इंतज़ामी अखराजात है जो मेरे ख्याल 9% के करीब है, बहुत ही कम है हुकूमत का इंतज़ामी अखराजात, तो वो इतने ये सब कर रहे थे। और निगोशिएट भी अच्छा उन्होंने किया था जब कभी किया, तो वो तो ये भी इल्ज़ामात उन पर लग रहे थे कि तनहा इसी का क्या जिक्र है, और ये कह रहे थे जी पार्लियामेंट से मंजूर करें, पार्लियामेंट से मंजूर करें, शौकत तरीन साहब पार्लियामेंट से मंजूर करें। अब तो पंजाब और KP की राय भी नहीं ली जाती। नहीं, पंजाब KP भी गए, वो जो 5 महीने से मुश्तरका मफादात की कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया, 5 महीने से, और गिलगित बल्तिस्तान के और कश्मीर के फंड जो ज़र आनत उन्हें मिलता था वो 0 हो गया है, उनके बजट कम कर दिए गए हैं, उनकी इमदाद रोक दी गई है। हालांकि ये पसमानदा इलाके हैं और इनकी एक बड़ी हसास नौयत है, और इनकी आबादी को मुतमईन रखना ज़्यादा ज़रूरी है। सैलाब भी आ गए ख़ास तौर पर पख्तूनख्वा में, तो वो उनके साथ रवैया जो है और भी बुरा हो गया। हारून साहब, उन्होंने तो सैलाब के नाम पे APC बुलाई, और APC की बजाय PDM का इजलास वो ज्यादा था जिसमें PTI को दावत भी नहीं दी गई, ये गुडविल जेस्चर दिया उन्होंने। नहीं, PDM का इजलास था और क्या था वो, देखिए ना, उनसे कह रहे हैं कि मदद करें, यानी सूबे पख्तूनख्वा और पंजाब मिलकर 80% पॉपुलेशन है, 75% तो ज़रूर होगी, तो ये जो है ये सूबे जो हैं टैक्स कलेक्शन में मदद करें, अपने अखराजात घटाएं, और 750 अरब रुपए जो हैं उसकी कमी पूरी करें। एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ मीटिंग में नहीं बुला रहे। ओ भाई, आप इमरान खान को ना बुलाते, पंजाब के चीफ मिनिस्टर को बुलाते, चीफ सेक्रेटरी को बुला लेते, पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी को बुला लेते, उनके दूसरी तरह से वो मदद कर सकते हैं। देखिए ना, सैलाब जो है वो सैलाब जो 3.5 करोड़ तादाद है, 3.5 करोड़, और 15 लाख से ज़्यादा मकानात गिरे हैं, और कितने मुआशी मरे अभी उसी पर बात करते हैं। तो इमरान खान इस पोजीशन में हैं कि वो अरबों रुपए जमा करके आपको दे सकते हैं, और मेरा ख्याल है मुमकिन है वो इतने अतिया जमा कर लें कि तारीख में उसकी पाकिस्तान में कोई मिसाल ही ना हो। अभी थोड़ी देर पहले पता किया है, अभी शुरू नहीं हुआ था तो ऑफर्स आ रही थी, 11 मिलियन की ऑफर्स आ चुकी थी,
अभी शुरू नहीं हुआ था, 80 टेलीफोन घंटियां बज रही थी। अभी वो शुरू करेंगे तो अंदाजा होगा कि क्या सूरत है। दो तरह से तो उसका हुकूमत को भी तो फायदा पहुंचेगा ना। लेकिन ये भी तो सवाल बनता है ना हारून साहब कि ये उन्हीं से पैसा मंगवाया जा रहा है, उन्हीं से पैसा मंगवाया जा रहा है जिनसे आपने वोट का हक छीन लिया हुआ है। वोट का हक तो भाई उन्हें बिल्कुल नहीं दे सकते, कोई सूरत ही नहीं जब तक इनका बस चलेगा। इसलिए कि उसमें 70-80% वोट तो उनके हैं, इमरान खान के, और ना सिर्फ 70-80% वोट है बल्कि मुतहर्रिक भी वही हैं, ऑर्गेनाइज्ड भी वही हैं, वो एक कम्युनिटी बन गए हैं। वही तो जगह ना सोशल मीडिया पे एक तूफान उठाए रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। उसकी वजह है कि इमरान खान की एक पहचान है, शहबाज शरीफ साहब की तो नहीं है, नवाज शरीफ साहब की तो नहीं है। इनके बारे में तो करप्शन के मज़ामीन छपते रहते हैं, बाद की ये तरदीद करते हैं, बाद की तरदीद ही नहीं करते। एक आध केस भी इन्होंने किया, एक आध जीता भी है, तो ज़्यादातर तो ये खामोश रहते हैं। इनकी तो एक रवायती यानी सरमायादारों की रवायती सरमायादार, रवायती सियासतदान, रवायती कारोबारी, वो जो सब अरब तीसरी दुनिया के मुल्कों में इस्तेमाल, इनका तो ये इमेज है ना। इमरान खान का इमेज ये नहीं है, ये नहीं कि वो खूबियों का मजमुआ है, ये बात नहीं, खूबियों का मजमुआ नहीं है खान साहब, लेकिन उनका तो इमेज है। पाकिस्तानी उन पर फ़ख्र करते हैं बहुत सारे, उनको अपनी शनाख्त समझते हैं, तो वो तो इनको वोट तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसीलिए EVM मशीन भी नहीं चाहिए और समंदर पार पाकिस्तानी को वोट का हक भी नहीं देंगे। लेकिन अगर ये बुलाते और किसी न किसी दर्जे में, इसमें वैसे खान साहब भी कसूरवार हैं, खान साहब भी बात तो करना पसंद नहीं करते, वो अपना किसी न किसी तरह की कम्युनिकेशन, हो भाई इतना बड़ी उफ्ताद आ पड़ी है मुल्क पे, मुल्क ख़तरे में है, माशी तौर पर, समाजी तौर पर बीमारियां फैलने का ख़तरा है। अभी तो पानी पहुंचेगा दरियाओं का, जनूबी पंजाब और सिंध में अभी तो बारिशों का पानी खड़ा है। साहब अभी एक इत्तला और भी है कि भारत ने दरियाए चनाब में भी पानी छोड़ दिया है, जिससे ये सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद भी मुतासर होने का खदशा है। जाहिर है भारत ऐसा मौका क्यों हाथ से जाने देगा। देखिए ना, भारत सिर्फ हमारा दुश्मन नहीं है, एक अजीब किस्म का दुश्मन है। मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो तो आपके लिए हर मसला पैदा करेगा। और आप क्या करेंगे, आपकी अप्रोच ये है, राइट फ्रॉम द मीसाक जमहूरियत, जब ये तय पाया था उसकी 17वीं शिक ज़रा गौर से पढ़ें कि खा कुछ भी हो, ये मैं तर्जमा कर रहा हूँ, खा बिल्कुल ठीक तर्जमा कर रहा हूँ, खा कुछ भी हो, अफ़गानिस्तान उस वक्त अशरफ गनी की हुकूमत थी या उसकी थी अपने की, नहीं हामिद करज़ई की थी जी। खा कुछ भी हो, अफगानिस्तान और इंडिया से ताल्लुकात ठीक रखे जाएंगे। खा कुछ भी का क्या मतलब, विदाउट एनी प्रेजुडिस, जैसे भी हालात हो, जो भी हमारा उनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हो, इसके बावजूद ताल्लुकात अच्छे रखें। भारत से कह रहे हैं सब्जियां मंगवाएं, बिजनेसमैन को मैसेज दे रहे हैं ईरान से ना मंगवाएं। अफगानिस्तान से खुदा का शुक्र है कि कुछ लेन देन है, वहाँ से कोई 100 ट्रक प्याज के आ रहे हैं, 30 कंटेनर टमाटर के आ रहे हैं, वो सब्जियों का तो वरना पूरा निज़ाम ही तहवाला हो जाता। हारून साहब, ये जो टेलीथॉन मुहिम चल रही है इस वक्त, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बराह रास्त नशरियात पे जो पाबंदी थी उसका इकदाम भी कलअदम करार दे दिया गया, इससे PTI की मकबूलियत में कितना इजाफा आप देखते हैं? और इसके साथ साथ ये टेलीथॉन मुहिम वफाकी हुकूमत तो इकदाम ना कर सकी, अपोजिशन अगर कर रही है तो ये एक पैगाम कैसा है? देखिए, सियासी जमातें तो कुछ नहीं कर रही थी कतन। खान साहब को भी तवज्जो दिलाई गई, लेकिन चलिए बड़ा अच्छी बात है, जब उन्हें तवज्जो दिलाई गई तो वो मुतवज्जो हुए और उन्होंने फ़ौरन काम शुरू कर दिया, और इसका तजर्बा भी उन्हें बहुत है, और उनके लोग भी यही चाहते थे। सारे मुल्क से आवाज़ें उठ रही थी, बैरून मुल्क से भी लोग हमें फ़ोन करते थे बार बार कि भाई खान साहब से कहे काम शुरू करें। तो काम तो किया जमात इस्लामी ने, अल-खिदमत ने, और उन्होंने किया, तहरीक लब्बैक ने भी किया बहुत सी जगहों पे। इससे पहले भी मजहबी जमात उद-दावा ने कश्मीर में ऐसा काम किया था कि मिसाल नहीं मिलती उसकी। जमात इस्लामी तो खैर मुस्तकिल इस मामले में हमेशा ही उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा। वो तो ऐसी ऐसी जगहों में पहुँचे, हुकूमतों ने उनसे मदद मांगी। मुझे वो शकूर साहब बता रहे थे एक प्रोग्राम में कि बलोचिस्तान हुकूमत की आला क़यादत ने उनसे रब्ता, फ़लाँ जगह लोग फंसे हुए, वो फंसे हुए, तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर हैं, तुम मरकज़ी हुकूमत से रब्ता कर सकते हो, फ़िज़ाइये से कर सकते हो। इस काबिल भी नहीं है। उन्होंने अपने एक रिटायर्ड अफसर को जो उनसे वाबस्ता थे उन्हें भेजा,
उनसे बात की, उन्होंने फ़िज़ाइया से बात की, उन लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। किसी जगह लोग फंसे हुए थे। सियासी पार्टियां, मुस्लिम लीग ने 2000 में जब खुशखसाली हुई थी बलूचिस्तान में, 10 लाख रुपए, यू इमेजिन, पूरे बलूचिस्तान के लिए। सैकड़ों बरस से जो बागात चले आते थे, सेब के, शफ्तालू के, चेरी के, वो लकड़ी के, सोख्तनी लकड़ी के ढेर बन गए थे। वो लकड़ी काट के जला दी गई थी, ऐसी कैद साली थी, कई बरस की खुश्क-साली थी सारी। 10 लाख रुपए लेके गई मोहतरमा बेगम अपना नवाज शरीफ। और इमरान खान की पार्टी उस वक्त 2000 में क्या थी मुझे बताइए? 96 के इलेक्शन हारने के बाद चंद सौ आदमी थे, सब लोग छोड़ गए थे। इसके बावजूद खान साहब वहाँ गए, 5 दिन वहाँ गुजारे और हर जगह कैंपों का दौरा किया, सब जगह हालात मालूम किए और 50 लाख रुपए दिए। तो ये नून लीग को तो पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो तो सामान बेच रहे हैं, बटेरों के घरों से सामान मिलता है। खबरें तो ये भी है कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो सामान सारा इकट्ठा करके निजी गोदामों के अंदर रखा हुआ है और लोगों ने हमला करके गोदामों के गेट तोड़ के सामान उधर से निकाला है। मेरा यही सवाल था कि आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में सिंध में ज्यादा काम हो रहा है या खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब में? सिंध में तो चोरी हो रही है। 2,63,000 गंदम की बोरियां पहले ही चोरी हो चुकी थी। वो तो खुदा का शुक्र है थर बच गया है, इधर चोलिस्तान बच गया है। वहां तो कोई MN MP बिलावल साहब जहां जा रहे हैं, बिलावल साहब जहां जा रहे हैं या दूसरे उनके जो लोग जाते हैं वहां मुजाहरे होते हैं। और याद रखिए, लोग सिर्फ परेशान नहीं हैं, लोग सख्त गुस्से में हैं। सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर इमरान खान होता तो हमारी मदद करता, अगर इमरान खान होता तो हमारी मदद करता। और अब भी उससे मदद की अपील कर रहे हैं। वो जरदारी साहब तो ये काम जानते रहे, वो तो निकले ही नहीं ना, कहीं तशरीफ ही नहीं ले गए, अलामती तौर पे थोड़ी देर के लिए चले जाते। बिलावल जहाँ गया वहाँ लोगों ने मुजाहरे किए और गवर्नर साहब ने ये फरमाया ये तुम्हारे गुनाहों की सजा है। भाई गुनाह सिर्फ गरीब करते हैं जी, जो मालात पे रहते हैं, कुरान पे हाथ रखवा के कसम खाने के जिनके घर बदले है, इमदाद का वादा कर रहे हैं कुरान पे कसम के बदले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसे शर्म नहीं वो अपनी मर्जी करे। और कुरान करीम कहता है कि आंखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे हो जाते हैं। और दूसरी जगह फरमाया कि दिल सख्त हो जाते हैं, पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त। पत्थरों में तो ऐसे हैं जिनसे चश्मे फूट बहते हैं। जब आदमी बेहिस हो जाता है, शर्म हया रुखसत हो जाती है, तो वो कुछ भी कर सकता है। आपने गौर फरमाया कि किसको फ्लड रिलीफ का कमीशन का सरबराह किसको बनाया है? शर्जील इनाम मेमन साहब में किसको बनाया? सिंध में, कराची में ऐसा नेक नाम आदमी है कराची में, और जिन्होंने कराची का सनतकार सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। इस दफ़ा तो वो कैफियत नहीं है, इतनी अफरा तफरी है कि अभी तक वो माहौल पैदा नहीं हो सका। कराची का कारोबारी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जब जल्जला आता है, कोई सैलाब आता है, खुशकिसाली थर में होती है, बलूचिस्तान में होती है, जहाँ कहीं कोई मसला पैदा होता है, कश्मीर में जब मसला पैदा हुआ, पख्तूनख्वा में हुआ, जब ऑपरेशन हुआ, जो भी सिचुएशन हो, उनमें से किसी को बना देते। एक आदमी जिस पे इतने संगीन इल्ज़ामात हैं, जो मुल्क से बाहर भागा रहा और जो जमानत पे गालबन रहा है, उसको बनाना था। ये तो ये हाल है। एहतसाब तो होगा, फिर अभी नहीं हो सकता तो भरोसे मैशर के खिलाफ उठेंगे नहीं, इनसे निजात नहीं पाएंगे। सिंधियों की जिंदगी में सुख और चैन नाम की कोई चीज नमूदार नहीं हो सकती। जब तक इनसे निजात नहीं पाई जाएगी तब तक सुकून नहीं आ सकता। ये लोग पुकारते हैं कि कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गरी को उतरे, उफक का चेहरा लहू में तर है, जमी जनाजा बनी हुई है। दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आज एक ऑडियो लीक के चर्चे थे। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की मौजूदा वज़ीर ख़जाना पंजाब मोहसिन लगारी साहब से गुफ्तगू थी, वो लीक हुई, जिसमें यह बात की गई कि IMF को एक ख़त लिखा जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि आपकी डिमांड्स जो हैं, जो बतौर हुकूमत पंजाब हमने पूरी करनी है, वो हम नहीं कर पाएंगे मौजूदा हालात के तनाजुर में, जिस पर वफाकी हुकूमत की तरफ से काफ़ी वावेला मचाया गया। इसकी हकीकत क्या है,
ये जो कॉल लीक हुई, क्या ये खुद फॉरवर्ड की गई या फिर फ़ोन टैप किया गया, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने। तरीन साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। तरीन साहब, असल सवाल तो आपसे हारून रशीद साहब ही करेंगे। मेरा बुनियादी तौर पर पहला सवाल ये है कि ये ऑडियो लीक किस तरीके से हुई? आपने खुद किसी को फॉरवर्ड की, मोहसिन लगारी साहब से हुई या आपका फ़ोन टेप हुआ? देखिए, ये पहली बात जो है ना मैंने लीक की है, ना मुझे लगता है कि मोहसिन लगारी साहब ने की होगी, ना तैमूर झागड़ा ने की है, क्योंकि ये मेरी कॉल दोनों को अलग-अलग गई हैं, एक कलेक्टिव कॉल नहीं है ये, और ये सारी व्हाट्सएप कॉल्स हैं। तो पहले तो मैं ये अपने जो भी हमारे इदारे हैं उनसे पूछता हूँ और हुकूमत से कि ये प्राइवेट जो कॉल्स हैं ये कैसे लीक हुई और मतलब किस तरह टेप हुई पहले और फिर लीक कैसे हुई, क्यों हुई। तो ये मतलब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इन्फ्रिंजमेंट है और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो पहली तो बात ये है, और तो ये तो आपके सवाल का जवाब हो गया। अब आगे पूछें जनाब। ये हारून साहब, तो सर मसला था क्या बेसिकली, आप किस चीज़ पे जोर दे रहे थे? आज तो ऐसा लगा कि भाई जैसे सैलाब ज़दगान से सैलाब से और सैलाब ज़दगान से तवज्जो हटाने के लिए ये किया गया है। तो आपने उनसे रब्ता किस सिलसिले में किया था, ये उन्होंने आपसे किया था? नहीं जी, उन्होंने कुछ नहीं किया था। उनको तो रब्ता हमारा जो केपी का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बेचारा 2 महीनों से उनको कह रहा है कि मैंने आपको ख़त लिखे हुए हैं, आप जो फाटा के आपने पैसे देने थे वो नहीं दे रहे, जो आपने सेहत कार्ड के हमने पैसे जो देने थे वो नहीं दे रहे, वो सारे जो है वो तकरीबन 100 बिलियन रुपए का ये नुस्खा है, वो आप दे नहीं रहे। आपने हमारे से साइन करवा लिए कि हम सरप्लस दे देंगे, तो हमारे लिए इस वक्त फ्लड्स भी आ गए हैं, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा बिकॉज फ्लड्स पे हम पैसे खर्च करेंगे। तो ये उन्होंने उनको एक ख़त लिखा। अब इन्होंने वावेला मचाया, और क्योंकि उसमें हमारी जो कॉन्वर्सेशन में उसमें कहा तैमूर ने कि हो सकता है मैं IMF की नंबर 2 से बात कर लूँ, या मतलब मेरे 1-2 दोस्त इधर उधर हैं, तो जिसके बीच में बाद में हमने डिसाइड किया कि ये नहीं करना हमने, क्योंकि IMF को हमने नहीं बात करनी है। तो वो नहीं हुआ, लेकिन इनसे जो बात हुई तो वो जाहिर है कि इनकी तो दुम पे पैर आ गया, बिकॉज ये इन्होंने जो कमिटमेंट दी हुई हैं, हम सिर्फ उनको ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारे मुल्क में एक तूफ़ान आया हुआ है, लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोग बिल्कुल आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, रिहेबिलिटेशन रिकन्स्ट्रक्शन के लिए बहुत पैसे खर्च होंगे, तो हमारे अपने पैसे हैं सूबों के, वो कम से कम अपने अवाम पे तो खर्च करें ना। तो आप IMF से जाके कहें कि जनाब वाला ये जो हमने जो कमिटमेंट दी है ये अब हम अपने अवाम पे खर्च करेंगे। पहले जो इन्होंने हमारे से जो बात की आपने कि पंजाब वालों की जो बात थी, पंजाब ने ज़रूर ख़त अपने पास ड्राफ्ट करके रखा हुआ है, मेरी उससे गुफ्तगू भी हुई, लेकिन उन्होंने तो रिलीज़ ही नहीं किया। इसलिए रिलीज़ नहीं किया कि क्योंकि KP ने जो रिलीज़ कर दिया था, हमारा मकसद तो उधर ही एक किस्म से हल हो गया था, तो हम इसका कोई ड्रामा तो नहीं करना चाह रहे थे ना। हमारा मकसद था कि हमारे जो फ्लड्स के जो अफेक्टेड लोग हैं उनको हम रिलीफ दें, और हमने ये कोविड में किया था। खान साहब ने जाके IMF से, उस हम IMF प्रोग्राम में थे, उन्होंने रिलीफ लिया था और कोई 700-800 बिलियन रुपीस का रिलीफ लिया था और एडिशनल पैसे भी लिए थे उनसे। तो हम तो ये इनको कह रहे थे कि भाई ये करें, हमारा मकसद तो बड़ा नोबल था। अब बीच में हमारी जो आपस में कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, जो प्राइवेट कॉन्फ्रेंस, उसमें कई चीज़ें हम फ्रस्ट्रेशन में भी कह जाते हैं, कोई ऊंच नीच भी हो जाती है। उसका मकसद ये तो नहीं था उसको पकड़ के लीक कर दें आप। अच्छा, ये आप समझते हैं कि हालात ऐसे थे, इतना बड़ा सैलाब आया हुआ, जैसे कोरोना में IMF से और दूसरे अदारों से, अमेरिका से, दूसरे मुल्कों से रीनेगोशिएट किया गया था, बहुत सी राहतें हासिल की गई थी। इस वक्त कोई दाना होशमंद आदमी होता और अच्छी मुहिम चलाई जाती तो कोई फ़ायदा उसका हो सकता था मुल्क को। बिल्कुल हारून भाई, हमने करके दिखाया था ना। मतलब हमारा प्रोग्राम जो था वो यही प्रोग्राम था ना, 6 बिलियन वाला, और पहले उसके लॉन्च के बाद ये जो आ गया था, कोविड आ गया था, तो उसके बीच में 1.2 ट्रिलियन रुपए का जो रिलीफ जो पैकेजेस अपना अनाउंस किया था खान साहब ने, उसमें मेजॉरिटी जो थी वो IMF से रिलीफ थी, और हमने कहा हम अपना पैसे खुद खर्च करेंगे, अपने लोगों पे खर्च करेंगे।
तो ये तो हो चुका है ना, हम कर चुके हैं। और इससे बड़ा तूफान क्या आएगा जो अभी आ रहा है, आया हुआ है हमारे मुल्क में, तो इसमें क्यों नहीं हम जा सकते उनके पास? और अभी तो उससे भी बड़ा है जी, ये भी उससे भी बड़ा है। और देखे ना अभी इस वक्त क्या हुआ है कि अच्छी चीज ये हुई है कि जी आज अप्रूव हो गया, कम से कम ये तो बिल्ली मार दी गई है ना कि भाई हमारी वजह से ये रुका नहीं है, और ना ही हम हमें ये ब्लेम कर सकते हैं कि भाई हमने कोई लीक किया था, तो वो तो अप्रूव हो गया। तो हमारा कहना ये था कि जब अप्रूव भी हो जाए 29 के बाद आप इनके पास जाएं, इनके साथ बैठें, इनको कहें जनाबे वाला हमें अब रिलीफ चाहिए, जो आपने इतने सख्त कंडीशंस हमारे पे रखी हुई हैं, 750 बिलियन हमने सरप्लसेस लेके आने हैं, वो हमारे सूबे सरप्लसेस नहीं दे सकेंगे, क्योंकि वो जो है वो अपने अवाम पे ये पैसा खर्च करेंगे। यही हम सिर्फ कह रहे हैं, और हम अपने अवाम के लिए जो आवाज़ उठाते रहेंगे, ये हमें जो मर्जी कहते रहें या हम उठाते रहेंगे। अब आप तरीन साहब क्या समझते हैं? अभी बहुत शुक्रिया तरीन साहब, आप बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन वो टेलीथॉन शुरू होने वाला है खान साहब का, ठीक, वो चूंकि ज्यादा अहम है, फिर इंशाल्लाह तफसील से आपसे। बहुत शुक्रिया आशिम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। हारून साहब, जिस तरह शौकत तरीन साहब भी ये बात कर रहे हैं कि बिल्ली तो मार दी गई है, अब तो अप्रूव हो चुका है, अब तो आपने अपने हिसाब से इसको चलाना है, तो ये चलता तो रहेगा। लेकिन मुआशी तौर के ऊपर पाकिस्तान को जिन नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है, 7 लाख मवेशी मर गए, 5 लाख बलूचिस्तान में, 2 लाख पंजाब में, 15,000 सिंध के अंदर, मजमूई तौर के ऊपर कारोबार कितना तबाह हुआ, 2,000 अरब रुपए का तखमीना लग रहा है। पाकिस्तान संभलते हुए कितना वक्त लेगा? ये कि 8 से 10 बिलियन डॉलर का ज़राअत का जो नुकसान है उसका पूरा तखमीना अभी लग नहीं सकता। जानवरों का तो आपने बता दिया, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान के हद तक तो नुकसान बहुत बड़ा है, बाकी जगह शायद इतना बड़ा ना हो, चूँकि 8 करोड़ हैं मवेशी पाकिस्तान में हैं। लेकिन ज़राअत का तो देखिए, गन्ने की फसल भी जो पानी से आमतौर पर तबाह नहीं होती, वो तबाह हुई। चावल तो सैलाबों में हमने हमेशा देखा है बारिशों में फलता फूलता है, लेकिन इस दफ़ा चावल की फसल बहुत बुरी तरह तबाह हुई। उससे पहले आम की फसल तबाह हुई, राई की हुई, कपास को बहुत नुकसान पहुंचा है। कपास बाद जगह तो काश्त ही नहीं हो सकी थी, शुरू में उस वक्त पानी नहीं था इसलिए काश्त नहीं हो सकी, फिर जो काश्त हुई वो इससे तबाह हो गई। अच्छा, चावल की भी, अच्छा मिर्च की आपको बताया, और केला और खजूर भी है। मेरा ख्याल है कि आलू भी अब शायद उसका काश्त होने का मौसम आ गया है, वो आसानी से काश्त नहीं होगा। गंदम में भी पिछले साल भी कुछ कमी हुई थी, इस साल भी देखिए नवंबर तो अब सर पे खड़ा है, तो नवंबर में अगर आप हल चला सकेंगे तो गंदम काश्त करेंगे। मेरा ख्याल है कि बड़े पैमाने पर किसी न किसी तरह आलू ही काश्त करना होगा, या थर में और चोलिस्तान में जहाँ तबाही नहीं आई है, जो ज़ेरे काश्त इलाके हैं, वहाँ कुछ तजर्बात किए जा सकते हैं महदूद पैमाने पे। बहरहाल वो तो ख्वाजा आसिफ ने ठीक कहा कि कहत किसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। सब्जियाँ तो देखिए ना, टमाटर जो है वो 80 रुपये थे और 250 से 350 400 तक चले गए हैं। इसी तरह आलू जो है 350 से 400 500 तक चले गए हैं। तो ये प्याज की भी का एक नेचुरल सर्कल था, पहले पंजाब से आती थी, फिर अपना सिंध बलूचिस्तान से, अब वो तो किस्सा ख़त्म हो गया। तो ये गोश्त का भी होगा, दूध का भी मसला पैदा होगा, तो इसके लिए बड़े हंगामी इक़दाम करने होंगे। ये सियासत वाकई बंद करनी चाहिए, सिर्फ ऐलानात नहीं करने चाहिए। लेकिन काम कुछ हुआ है तो पंजाब में हुआ है, 1122 ने काम किया है हुकूमत पंजाब ने, और पैकेज भी अच्छा दिया है। पंजाब में वैसे नुकसान भी कम है, मगर ये कि पुख्ता मकानों के लिए जो लोग जहाँ बाक हुए हैं 10 लाख रुपए, और जो ज़ख्मी हुए हैं 4-5 लाख रुपए, इसी तरह पुख्ता मकान जो गिरे हैं 5 लाख रुपए, और कच्चे मकानों के लिए 4 लाख रुपए। बाकी सिंध में तो खैर नाम ही नहीं ना, और बलूचिस्तान में तो वो हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं, कहीं नजर ही नहीं आते। हारून साहब, रिहेबिलिटेशन का काम तो बड़ा अरसा जारी रहेगा, फिल वक्त कौन से इकदामात हैं जो बेहद करना जरूरी हैं? सैलाब ज़दगान को फौरी तौर पे क्या चीज मुहैया करनी? इस वक्त पानी चाहिए, इस वक्त जनाब पानी पीने के लिए नहीं है, और खुराक नहीं है, और खेमे नहीं है। खुराक, खेमे और पानी, 3 चीजें, और वो आसमानों से ना गिराएं 20-20 किलो के थैले। इतना भी इनको पता नहीं है कि जब घी का डब्बा होता है तो उससे हलाकतें हो जाती हैं। पिछली दफ़ा 4 आदमी मर गए, 4 आदमी तो रिपोर्ट हुए थे, ज़्यादा लोग मर गए थे। और वो बड़ी एहतियात से करने का काम है, तशहीर पे ज़रा कम तवज्जो दें और काम सलीकामंदी से करें उन लोगों के साथ मिलकर जो इसको समझते हैं। हारून साहब, एक आखिरी सवाल सैलाब से मुतल्लिक, आप क्या समझते हैं? दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी सैलाब आते हैं, लेकिन माली नुकसान होता है, जानी नुकसान नहीं होता इतना जितना पाकिस्तान के अंदर होता है। इससे बचाव के लिए क्या किया जाए? 144 मुल्कों में
144 मुल्कों में पाकिस्तान से ज़्यादा बारिशें होती हैं, 144 को 3/4 मुल्कों में पाकिस्तान से ज़्यादा बारिशें होती हैं। वो दो लफ्ज़ हैं, ड्रेनेज और डैम। 3-4 बड़े डैम आप बना दें और ड्रेनेज सिंध के शहरों में तो है ही नहीं। सिंध के शहरों में तो अंडरग्राउंड सिस्टम ही नहीं है, गलियों में पानी बहता है। वो पैसा अल्लाह जाने कहाँ जाता है, कोई कभी समझ ही नहीं आई। सिंध में वसाइल निस्बतन सब सूबों से ज़्यादा हैं। कराची जैसे शहर है, इतनी बड़ी टैक्स कलेक्शन होती है। ओवरऑल ज़राअत उसकी जो है मुस्तहकम है, पिछले 20, 25, 30 साल में बड़ी मुस्तहकम हुई है और वहाँ की चीज़ें महंगी बिकती हैं। कराची जैसी मार्केट है उनके पास, और पंजाब में भी आती हैं सब्जियाँ और फल उनके। इसके बावजूद वो पैसा अल्लाह जाने कहाँ जाता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कालाबाग डैम की मुखालिफत करते हैं। नहीं, वो तो देखिए ना, उसने कहा था अहमद वली खान साहब, अपना वली असफंदियार वली ने, कि सुप्रीम कोर्ट मुश्तरका, बल्कि उन्होंने बहुत नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे, मैंने करना चाहता वो भी सुप्रीम कोर्ट भी फैसला कर दे, सारा मुल्क फैसला कर दे, हम किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। इसलिए कि वो उसके में आप जानते हैं कि उसका पस मंज़र सियासी तौर पे क्या है। मैं ज़्यादा सख्त बात नहीं करना चाहता। किसी सूरत नहीं बनने देगा, उससे पंजाब के बाद इलाकों को पानी मिलेगा। हालांकि ये तजवीज़ भी पेश की गई कि भाई आपको रॉयल्टी में शरीक किया जा सकता है। हालांकि पख्तूनख्वा का हिस्सा उसमें नहीं आता, बहुत थोड़ा आता है जहाँ पे बिजली वगैरह पैदा होगी और जहाँ से नहरें निकलेंगी। और ये, लेकिन वो देखिए ना, अगर कालाबाग डैम होता है, सैलाब की ये शिद्दत कभी भी नहीं होती। और कोहे सुलेमान पे बारिशें बरसती हैं तो राजनपुर और तौसा शरीफ डूबते हैं ना। अगर कोहे सुलेमान का पानी जो है, दुनिया भर में पानी महफूज किया जाता है, हम उसे ज़ाया करते हैं और अपनी बर्बादी के लिए इस्तेमाल करते हैं। हारून साहब, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के हवाले से। इंटरव्यू में भी मैं उसका जिक्र कर चुका हूँ। कायम मकाम उनके जो वज़ीर दाखिला मुल्ला याकूब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया, लेकिन कुछ इबहाम भी हैं, सुकम भी हैं उनकी बात में। रेडार सिस्टम वो पहले कहते हैं कि तबाह कर गया अमेरिका। देखिए ना, वो तो ये तो देखिए ना, ये मसले प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं तय होते। दोनों मुल्कों के हुक्काम को मिलना चाहिए। यहाँ ये शिकायत है कि वहाँ से टेररिस्ट आते हैं। अभी तो सवात से वापस चले गए हैं। सवात के लोगों ने इतना हंगामा उठाया कि उन्हें वापस जाना पड़ा, लेकिन उन्हें इजाज़त कैसे दी गई, कैसे वो आए और असले समेत आए। इसी तरह अगर उन्हें भी कोई शिकायत है तो ये बैठ के बात करने की है। दो दोस्त मुल्क हैं, यहाँ से बेपनाह आम लोगों ने माली मदद भेजी है। इतनी सैलाब के लिए इतने सरगर्म नहीं थे हमारे बिजनेसमैन जितने अफगानिस्तान के लिए सरगर्म थे। तो ये दोनों मुल्कों के मामलात ऐसे नहीं है कि इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएँ और पब्लिकली इस पर बात की जाए। बैठ के दोनों मुल्कों के हुक्काम को बात करनी चाहिए। तो तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत या जवाब को आप माकूल समझते हैं? नहीं, वो तो देखिए ना, तफसीलात सामने आए तो पता चले ना। बज़ाहिर तो माकूल ही है। सही। तो वो जनरल केंथ मैकेंजी का जो एक इंटरव्यू सामने आ रहा है साल बाद अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला के बाद, अभी जाके उन्हें ये बात लग रही है कि अमेरिका ने जो आपको मुख्तसरन बताता हूँ। देखिए, वक्त नहीं है। जी जी, वक्त नहीं है। अफगानिस्तान, अमेरिका में बहुत कम लोग हैं जो अफगानिस्तान को समझते हैं। जनरल मैकेंजी ने एक बात तो बिल्कुल ठीक कही कि अगर आप ये इस तरह अचानक वहाँ से जिस तरह निकल आए तो जाहिर है तालिबान को टेक ओवर करना था। और अफगानिस्तान को ये भी उन्होंने ठीक कहा कि उस तरह गवर्न नहीं हो सकता, मगरबी पैटर्न पर नहीं हो सकता, इसलिए कि कबायली माशरा तारीख़ी प्रोसेस में जाके जदीद माशरे में डलता है। ये तो उन्होंने ठीक कहा। लेकिन अगर उनका ये ख्याल है ना थोड़ी सी फौज रख के उसको गवर्न किया जा सकता है, उसको गवर्न नहीं किया जा सकता। अफगानों का मिजाज है, वो सख्त जान है, मजहबी हैं, शक्की हैं, गैर मुल्कियों को बर्दाश्त नहीं करते, सख्त कोश हैं। वो कभी अफगानिस्तान को बाहर से गवर्न नहीं किया गया। जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ है हमेशा इसको बाहर से, बरतानवी फौज वहाँ तबाह हो गई। रूसी दुनिया की उस वक्त सबसे बड़ी वार मशीन थे। उन्होंने 13 लाख अफगानों को शहीद कर दिया और 13 लाख अपाज होकर 5000 से ज़्यादा देहात उजाड़ दिए। और MI-24 हेलीकॉप्टर देहात के ऊपर परवाज करते रहे और 70-80 लाख आदमी हिजरत कर गए, फिर नहीं हुकूमत कर सके। गवर्न नहीं किया जा सकता अफगानिस्तान को, अंदर से गवर्न किया जा सकता है और अफगानिस्तान सिर्फ एक बफर स्टेट हो सकता है। हारून साहब 2 मिनट हैं। उस खबर पे बात करूंगा जो एक शेयर की गई और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर उस पर डिस्कस भी हो रहा है वज़ीर आज़म के दौरा कतर के हवाले से कि दोहा में एक
तैयारा उतरा है और वह तैयारा 9 घंटे तक वहां रहा है। इजराइल के हाई कमांड उसमें सवार थे। अब इस खबर के ऊपर आप क्या समझते हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे तासुर? देखिए ना, खबर के बारे में तो मैं नहीं कह सकता। हमारे पास कोई तरीका नहीं है ये मालूम करने का कि खबर दुरुस्त है ना दुरुस्त है। ये शुकों को शुबात तो पैदा होते हैं। ठीक उस वक्त तैयारा आया, पाकिस्तानी तैयारे के करीब खड़ा रहा, फिर 9 घंटे क्यों खड़ा रहा, फिर उसमें से बाहर निकल के कोई सरकारी सरगर्मी उनकी वहाँ मकामी हुकूमत के साथ, कतर की हुकूमत के साथ नज़र नहीं आई। लेकिन हम ये बात जानते, मैं इस पर ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन ये हम जानते हैं पाकिस्तान पर दबाव बहुत है इसराइल को तस्लीम करने का। इंडिया के साथ फॉरेन ट्रेड शुरू करें, मामला ठीक करें, और उसके लिए तो ये मरे जा रहे हैं। ट्रेड कमिश्नर वहाँ मुकर्रर कर दिया और मुफ्ता साहब ने कहा कि जी बस जल्दी शुरू कर देंगे। इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव पाकिस्तान में बहुत है। अरब मुल्क भी ये चाहते हैं। वो इसलिए चाहते हैं कि पाकिस्तान तस्लीम करेगा तो उनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। ये मैं जानता हूँ, इसके लिए बड़ी लॉबिंग हो रही है, लेकिन हो नहीं सकता। पाकिस्तान बना ही इसलिए है कि इसराइल को महदूद करके रखे। अरबों के मफादात की जंग अरबों ने हार दी है। अरब लीडर इस काबिल नहीं रहे कि जंग लड़ें। वो उन्हें अपना बामजाद कहते हैं। ये जंग आखिरकार पाकिस्तान को ही लड़नी होगी, फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक की। तो मेरा नहीं ख्याल है, 2 काम नहीं हो सकते। एक वो अड्डे चाहते हैं अमरीकी यहाँ पे, वो नहीं मिल सकते उन, और अगर वो लेने की कोशिश करेंगे उसका अंजाम बड़ा भयानक होगा और कोई उन्हें देने की कोशिश करेगा। ना इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम कर सकता, जो भी कोशिश इस सिलसिले में होगी फाइनली नाकाम रहेगी। जो भी इकदाम इस सिलसिले में होंगे वो नाकाम ही रहेंगे। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। पाकिस्तान इसराइल को महदूद करने के लिए अवाम उसको उल्टा देंगे ना। अवाम इसको इसकी कभी इसकी रत्ती बराबर भी इसमें रियायत नहीं करेंगे। जो भी करेगा, देखिए ना, नवाज शरीफ साहब इंडिया के मामले में बड़े सॉफ्ट हैं, उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहते। इसराइल के खिलाफ भी अब बात करना उन्होंने बंद कर दी है, और भी बहुत सी चीजें। लेकिन ये धोखाधड़ी बहुत देर नहीं चल सकती, और जो कोई भी करेगा वो भुगत लेगा। जो कोई भी करेगा भुगत लेगा। हारून साहब, वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, इस हवाले से अपना वक्त। नाज़रीन, मुकाबले से मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आने के बाद